हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की 4 विधियों के बारे में हम बात कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नमक तथा कर्पूर के मिश्रण को पृथक करना। यानी एक पदार्थ तो ऐसा हो मिश्रण में जो ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा ऐसा पदार्थ हो जो ऊर्ध्वपातित नहीं हो। तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण को या मिश्रण से उसके घटकों को या अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम 5वें नंबर पर बात करते हैं कि काली स्याही से डाई को पृथक करना। 5 नंबर लगाकर हम 5वें नंबर की जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे कि काले रंग की स्याही से डाई को पृथक करना। काले रंग की स्याही में अगर डाई को मिला दिया जाए तो उस डाई को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे पृथक करेंगे? उस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यहां हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी ये विधि कौन सी होगी? क्रोमेटोग्राफी विधि होगी। काले रंग की स्याही से अगर डाई को हमें पृथक करना है तो क्रोमेटोग्राफी विधि को उपयोग में लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक छानक पत्र, जिसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं, उसकी परत लेनी है। जैसे हमने ले लिया, मान लो ये छानक पत्र ले लिया। सबसे पहले हमने एक छानक पत्र की पतली परत ले ली। उस पतली परत पे निचले किनारे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो स्पेस हो गया वो हो गया 3 सेंटीमीटर का। निचले किनारे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से क्या की हमने? रेखा खींच दी। और अब क्या करेंगे? रेखा के बीच में काली स्याही की बूंद डालेंगे यहाँ पर। और ये जो काली स्याही की बूंद है, ये बूंद कैसी होनी चाहिए भाई? घुलनशील होनी चाहिए, जल में घुलनशील होनी चाहिए। काली स्याही हम लिख सकते हैं काली स्याही की बूंद हमने इस पर लाइन पर रख दी है। अब क्या करेंगे? एक जार या किसी पात्र में जल लेंगे और जार में छानक पत्र को रखेंगे। कैसे रखेंगे ये अभी हम देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक जार ले लिया और इस जार में क्या किया है हमने? यहां छानक पत्र को, जो ये छानक पत्र की पट्टी हमने ली थी, इसको इसमें सेट करना है। और सेट कैसे करना है कि जो छानक पत्र है जल की सतह के ठीक ऊपर रहे। जैसे मान लो हमने इसको यहां सेट कर दिया ऐसे, ये छानक पत्र हो गया, ये इसकी ये लाइन हो गई और ये इसकी स्याही की बूंद हो गई और ये हो गया इसका पानी। अब देखिए ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो छानक पत्र है, पानी की जो सतह है उस सतह के ठीक ऊपर रहे। ऐसे हमें इसे क्या करना है? जार में व्यवस्थित करना है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है। जल जो है इसके स्पर्श से नीचे है, लेकिन धीरे धीरे जल क्या होता है? छानक पत्र से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होता है। यानी जल इधर
जाना स्टार्ट हो जाता है किस पर, छानक पत्र पर। अब जल स्याही से डाई के कणों को भी अपने क्या करता है, साथ में ले जाता है। स्याही में क्या है भाई, एक स्याही में डाई होती है। तो जैसे जैसे ये जल देखो फिल्टर पत्र से या छानक पत्र से ऊपर जाता है तो इस स्याही की बूंद को भी क्या करता है, अपने साथ ले जाता है ऊपर। जल अपने साथ स्याही की बूंद को भी ऊपर ले जाता है। स्याही क्या है, जल विलायक होता है स्याही में, और डाई क्या होती है, विलेय होती है। ध्यान दीजिए, स्याही जो है इसमें जल और डाई दो चीज होती है। स्याही में जल और डाई होती है। अब हमें पता है कि जल किसका काम करता है, विलायक का काम करता है। विलायक का मतलब होता है घोलने वाला, और डाई क्या है, यहाँ पर विलेय है, मतलब डाई क्या करेगी, घुलेगी इसमें और जल इसको घोलेगा। तो जैसे जैसे जल ऊपर जाता है तो ये क्या करता है, डाई के कणों को, इस स्याही से डाई के कणों को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। डाई क्या होती है, डाई देखो जल और स्याही क्या है, जल और डाई का मिश्रण होती है। जल क्या है, यहाँ विलायक है, और डाई क्या है, यहाँ विलेय का कार्य कर रही है। डाई के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो दो या अधिक रंगों का यह मिश्रण होती है। दो या अधिक रंगों का मिश्रण। डाई क्या है, दो या अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंग वाले घटकों में जो घटक जल में अधिक घुलनशील होते हैं वे क्या होते हैं, तेजी से ऊपर उठते हैं। देखिए डाई क्या है, दो या अधिक रंगों का मिश्रण। तो यहाँ से जो स्याही थी, स्याही में क्या है, जल और डाई है, डाई को ये साथ में ले जाएगा। डाई क्या है, एक दो या अधिक रंगों का मिश्रण है। तो यहाँ पर इस फिल्टर पत्र पर दो या अधिक रंग हमें दिखाई देंगे, किसके साथ, इसके जल के साथ में ऊपर जाते हुए। लेकिन ध्यान रखना, घटक में जितने रंग जितना अधिक घुलनशील होगा ना, वो उतना ही तेजी से ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ रंग हैं, 1 2 और 3 रंग है। एक मान लीजिए सबसे ज़्यादा घुलनशील, सबसे ज़्यादा, और इसको थोड़ा कम, और ये मान लीजिए बिल्कुल कम घुलनशील है। तो देखिए जैसे ही जल यहाँ से डाई को ऊपर ले जाएगा अपने साथ, तो सबसे पहले तेजी से पहले नंबर का जो रंग होगा वो जाएगा, क्योंकि इसकी घुलनशीलता सबसे ज़्यादा है। अगर हम रंग की बात करें तो रंग क्या होते हैं, रंग को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, रंग को ग्रीक भाषा में बोलते हैं क्रोमा। रंग को ग्रीक भाषा में बोलते हैं क्रोमा। अब देखो, रंग को ग्रीक भाषा में बोला क्रोमा, और इस विधि को सबसे पहले, जो क्रोमेटोग्राफी है, इसको सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमेटोग्राफी। इस विधि का उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया। रंगों को पृथक करने में किया गया, और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। एक बार और समझिए कि काले रंग की स्याही से अगर डाई को हमें पृथक करना है तो हम कैसे करेंगे, कौन सी विधि हम काम में लेंगे, तो उसके लिए हमें पता है क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेनी है। इस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रयोग करना पड़ेगा।
क्रियाकलाप हम कह सकते हैं, ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, एक फिल्टर पत्र लेना है जिसको हम छानक पत्र कहते हैं। छानक पत्र की क्या लेनी है, एक पट्टी लेनी है। उस पट्टी के निचले सिरे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से लाइन खींचनी है और लाइन के बीच में काली स्याही की एक बूंद डाल देनी है। ध्यान रखिए, ये जो काली स्याही है कैसी होनी चाहिए, घुलनशील होनी चाहिए। अगर घुलनशील नहीं होगी तो ये प्रयोग इस स्याही के साथ हम नहीं कर सकते। देखिए घुलनशील ही क्यों लिया है, अभी आगे बात करेंगे। तो इसको जो 3 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींची है उस पर काली स्याही की बूंद डालनी है। अब इस फिल्टर पत्र का जो छानक पत्र की पट्टी है, इसको किसी जार में जल लेकर ऐसे व्यवस्थित करना है कि फिल्टर पत्र की स्थिति जो है जल की सतह के ठीक ऊपर रहे। कुछ समय बाद इसको जब स्थिर छोड़ देते हैं हम, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि यहाँ से फिल्टर पत्र से होता हुआ जल ऊपर जाने लगता है। जल तो जाता है जो जाता है, लेकिन जल क्या करता है, इस स्याही की बूंद से डाई के जो रंग हैं उन रंगों को भी अपने साथ ले जाता है। अब रंगों के जाने की प्रवृत्ति क्या है, देखिए स्याही क्या है, स्याही में जल और डाई है, तो जल विलायक का कार्य करता है, डाई विलेय का कार्य करती है। तो जैसे ही जल इसमें से ऊपर जाने लगेगा, डाई के संपर्क में आते ही जल क्या करेगा, इसको घुलनशील बनाएगा और अपने साथ ले जाएगा रंगों को ऊपर। स्याही डाई क्या है, 2 या अधिक रंगों का मिश्रण है। तो मान लीजिए कि ये 3 रंगों की हमने प्रवृत्ति देखी है कि पहली क्या है कि रंग, कुछ रंग बहुत ज्यादा घुलनशील होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ बहुत कम घुलनशील होंगे। तो हम देखते हैं कि स्याही की बूंद के ऊपर जब पानी जाता है तो उसमें रंग बिरंगे छनके दिखते हैं, कुछ छोटी छोटी बूंदें रंगों की दिखाई देती है। तो जितना घुलनशील रंग अधिक होगा, यानी जल में जितना अधिक घुलनशील वो होगा रंग, तो वह रंग उतना ही तेजी से जल के साथ ऊपर जाएगा, और जितना कम घुलनशील होगा वह धीरे धीरे जाएगा। देखिए ये होती है अपनी विधि क्रोमेटोग्राफी। अब इसके नाम की बात करें तो इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा कैसे गया, तो देखिए कि रंग को ग्रीक भाषा में कहते हैं क्रोमा। रंग जो होता है उसको ग्रीक भाषा में क्रोमा कहते हैं, और इस क्रोमा के नाम से ही इस विधि का उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया था। अब रंगों को पृथक करने में किया गया है, देखो रंगों को पृथक करने में किया गया है, रंग को ग्रीक भाषा में क्या बोल रहे हैं, क्रोमा। तो इसी आधार पर इसका नाम पड़ा है क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार हमारी जो मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की 5वीं विधि है वो कंप्लीट होती है। कौन सी, क्रोमेटोग्राफी। अब आप आसानी से इस विधि को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अगर हम इस विधि के उपयोग की बात करें कि इस विधि का उपयोग किन किन मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। अगर हम बात करें कि इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, तो हम लिख सकते हैं इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है। उपयोग ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है। ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों, जो क्या हों, एक ही प्रकार के विलायक में घुले हो। ऐसे मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी
विधि का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने देखा है कि स्याही जो है, यहाँ स्याही की बूंद हमने डाली है, स्याही जल और डाई का मिश्रण है। तो देखिए जल, और यहाँ भी हमने क्या लिया है, जल। तो यहाँ देखिए जल में कौन घुल रहा है, डाई घुल रही है, यानी जल में डाई घुल के स्याही का निर्माण कर रही है। तो उसी प्रकार देखो डाई जल में घुली हुई है, और यहाँ भी हम किसका उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही जल के संपर्क में ये आती है, जल के संपर्क में स्याही की बूंद आते ही इसमें जो डाई के रंग हैं, इन सब रंगों को क्या है, जल अपने साथ ऊपर ले जाता है और अलग अलग रंग यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। जिस रंग की जल में घुलनशीलता सबसे अधिक होगी, वह रंग सबसे ऊपर यानी फिल्टर पत्र पर सबसे ऊपर अंकित होगा। अब इसके उपयोगों की अगर हम बात करें, देखो ये उपयोग नहीं था, ये एक तथ्य था कि इस विधि का उपयोग कैसे मिश्रण के जो घटक हैं उनको पृथक करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में इस विधि का उपयोग हम करते हैं जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हो, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग में तो देखो जो क्रोमेटोग्राफी विधि में हमने किया है, एक उपयोग तो यही हो जाएगा, यानी डाई में रंगों को पृथक करने में, डाई से रंगों को पृथक करने में। डाई से अगर रंगों को पृथक करना है तो डाई से रंगों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। और अगर हम बात करें इसके उपयोगों की, तो प्राकृतिक रंग जो होते हैं उनसे वर्णक को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रंगों से वर्णक को पृथक करने में, प्राकृतिक रंग जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, और इन वर्णकों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। तो प्राकृतिक रंगों से हम वर्णकों को अगर निकालना चाहें, पृथक करना चाहें, तो वो पृथक करने के लिए हमें कौन सी विधि काम में लेनी होगी, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेनी होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स का उपयोग करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो वो क्या होते हैं, नशीले पदार्थ उनके ब्लड में चले जाते हैं, और जैसे ही ब्लड के साथ वो घुलते हैं तो उसका जो विपरीत प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, वो बहुत भयंकर तरीके से उनके ऊपर पड़ता है। तो रक्त में से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। नशीले पदार्थों में आ गया हमारा जो ड्रग्स होते हैं, उनको हम नशीले पदार्थ में लेते हैं, लिख सकते हैं DRUGS। जो भी ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ जो भी हैं, जैसे धूम्रपान वगैरह, ये सारे जो नशीले पदार्थ हैं, शराब वगैरह, तो ये सब किस में आ जाते हैं, ड्रग्स में आ जाते हैं। और इनका जो प्रभाव होता है, जब ये ब्लड में इनकी मात्रा मिल जाती है तो प्रभाव बहुत भयंकर होता है। तो रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। एक बार क्रोमेटोग्राफी विधि को और समझिए। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या लिया, एक छानक पत्र लिया। छानक पत्र का जो निचला सिरा है उसके लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक सीधी रेखा खींचते हैं। सीधी रेखा के बीच में काली स्याही की एक बूंद डालते हैं। ध्यान रखिए बूंद, ये जो स्याही है कैसी होनी चाहिए, घुलनशील होनी चाहिए। अब इस फिल्टर पत्र की पट्टिका को हम पानी के एक जार में ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि पानी की सतह के ऊपर ये फिल्टर पत्र होना चाहिए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि पानी ऊपर चढ़ता है। अब स्याही क्या है, जल और डाई का मिश्रण है।
जल क्या है, वह विलायक है, और डाई विलेय है। और डाई क्या है, दो या अधिक रंगों का मिश्रण है। अब जैसे जैसे जल इसके छानक पत्र के संपर्क में आएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो इसमें जो रंग है, डाई क्या है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये मिश्रण के जो रंग हैं, इन रंगों को अपने साथ ले जाएगा। रंगों के जाने की प्रवृत्ति क्या होगी कि जो रंग जितना ज्यादा घुलनशील जल में होगा, वो उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे इस विधि को, ये जो विधि होती है ये होती है कंप्लीट। अब यहाँ इस विधि के नाम की बात आती है कि इसका नाम क्रोमेटोग्राफी कैसे रखा गया। तो देखिए कि इस विधि को, जैसे रंग होता है, रंग को ग्रीक भाषा में क्रोमा बोलते हैं, और इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में उपयोग में लिया गया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग यानी कैसे मिश्रण के कैसे घटकों को पृथक करने में इसका उपयोग होता है। तो ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है इसका उपयोग जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हो। जैसे अभी हमने देखा है कि स्याही डाई जो है वो जल में घुलनशील है, इसीलिए तो ये ऊपर चला गया रंग पानी के साथ। देखिए उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग है कि डाई से रंगों को पृथक करने में पहला उपयोग तो यही जो अपने क्रोमेटोग्राफी विधि की है उसमें, तो डाई से रंगों को पृथक करने में। दूसरा अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रंग प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं उनसे हम वर्णकों को अगर पृथक करना चाहें तो क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। रक्त से नशीले पदार्थ जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको पृथक करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रोमेटोग्राफी जो विधि है उसका उपयोग करना होता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने बात की मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की। जो पांचवी विधि हमारे सामने आई है वो है क्रोमेटोग्राफी। और ये जो विधि है क्या काम आती है, काले रंग की स्याही से अगर हमें डाई को पृथक करना है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। वैसे इसका उपयोग ऐसे विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। और इसके तीन उपयोग हमने देखे हैं, डाई से रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से वर्णक को पृथक करने में, और रक्त से नशील पदार्थों को पृथक करने में। इस प्रकार आज की क्लास होती है यहीं समाप्त। देखो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बताएं ताकि उनको भी घर बैठे आसानी से इस जो स्टडी मटेरियल है इसका उनको बेनिफिट मिल सके, उनको फायदा मिल सके, वो घर बैठे ही पढ़ सके। क्योंकि वर्तमान समय में जो विकट परिस्थितियां हैं उसमें विद्यालय नहीं खुल रहे हैं और बच्चे घर पे बैठे परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग अपने दोस्त जो भी हैं, जो भी 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, उन सबको चैनल के बारे में बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो देखें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बना सके। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.